एक बार की बात है, हरियापुर नाम के एक गांव में संजना नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। संजना की बड़ी बेटी का नाम पायल और छोटी बेटी का नाम चंचल था। पायल दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहीं चंचल का रंग बहुत काला था, परंतु वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी और पायल का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो घर में किसी की इज्जत नहीं करती थी और चंचल से तो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि चंचल का रंग काला था। पायल चंचल को एक नजर नहीं देखना चाहती थी। एक दिन चंचल पायल के कमरे में उसे चाय देने जाती है। तब पायल कहती है, तू पागल हो गई है? क्या जरूरत थी सुबह सुबह अपना गंदा सा मुंह लेकर मेरे कमरे में आने की? पता नहीं है मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। सुबह सुबह तेरी कोयले जैसी शक्ल देखने को मिल गई। पायल इसी तरह बोलते बोलते हॉल में आ जाती है। हॉल में उसकी मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे। उसको गुस्से में देख पायल के पापा कहते हैं, क्या बात है पायल बेटी, सुबह सुबह किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? वही आपकी लाडली कल्लो माई। क्या जरूरत है सुबह सुबह उसको मेरे कमरे में भेजने की? अब मेरा पूरा दिन पता नहीं कैसा जाएगा। चुप करो तुम, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। बहन है वह तुम्हारी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना उसका भी है। उसका जब जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी, समझी? हाँ हाँ ठीक है, अब सुबह सुबह आप भी मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। पता नहीं क्या है उस कल्लो माई में, पूरा घर उसी के गुणगान करते रहता है। इतना कहते कहते पायल नहाने चली जाती है। ये सारी बातें चंचल सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने माता पिता के पास आकर बैठ जाती है। चंचल बेटी, पायल तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। तुम्हें तो पता है उसकी आदत। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मुझे दीदी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इसी तरह चंचल के कालेपन का बहुत सारे लोग मजाक बनाते थे और साथ में उसके खुद की बड़ी बहन भी उसका खूब मजाक बनाती थी। चंचल लोगों को भले ही कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसको मन से बहुत बुरा लगता था। वो अंदर ही अंदर अपने कालेपन को लेकर बहुत दुखी रहती थी, लेकिन चंचल के माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन चंचल के माता पिता हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पायल आती है। पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना है, हम आज रात को ही निकलने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी? मैं आपसे पूछने आई तो हूँ। तुम पूछ कहाँ रही हो, तुम तो बता रही हो। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ। अपने पापा की ये बात सुनकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं, और हाँ, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे दोस्तों पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम अपने साथ चंचल को भी लेकर जाओ। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने साथ इस चंचल की बच्ची को लेकर नहीं जाने वाली। इस काली कलूटी के चक्कर में मैं दोस्तों के आगे मजाक बनकर रह जाऊंगी। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है और कहती है, पापा, दीदी को अकेले जाने दो ना, मेरा वैसे भी जाने का मन नहीं है। देखा पापा आपने, ये वैसे भी नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करना। पापा के आगे किसी की नहीं चलती और मजबूरन पायल को अपने साथ चंचल को लेकर जाना ही पड़ता है। वो चंचल को साथ लेकर चली तो जाती है, पर पूरे रास्ते उसका मुंह बना रहता है। वहाँ पहुँचने के बाद पायल की एक दोस्त उससे कहती है, क्या बात है पायल, जब से आई है मुंह लटका रखा है। और नहीं तो क्या करूँ, पापा ने इस कल्लो को मेरे साथ भेज दिया है, पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी हो गई। क्या हो गया यार, बहन ही तो है तेरी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तू क्यों इतना अपसेट हो रही है? वो खुद हमसे इतना अलग अलग चल रही है। मैं इस ट्रिप को इसकी आखिरी ट्रिप बना दूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। आज इसका किस्सा ही खत्म, तुम बस मेरा साथ देना। पायल अपनी ही बहन से बहुत नफरत करती थी। बेचारे चंचल को पता भी नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। पायल चंचल को लेकर समुद्र किनारे बोटिंग करने चली जाती है और समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर उसको धक्का दे देती है। दीदी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? कोई बचाओ मुझे, प्लीज कोई मेरी मदद करो। चंचल लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता। पायल फटाफट अपनी नाव लेकर समुद्र किनारे आ जाती है
और बहुत खुशी मनाती है। पायल को ये बात तो पता ही नहीं थी कि चंचल को तैरना आता है। चंचल तैरते तैरते समुद्र के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है और किनारे पर एक पेड़ के सहारे बैठकर रोने लगती है। मेरी ही बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। अगर आज मुझे तैरना नहीं आता तो शायद आज मैं मर चुकी होती। फिर मेरे माता पिता का क्या होता? दीदी ने बहुत गलत किया है। चंचल वहाँ बैठकर बहुत रोती है। तभी उसे किसी और के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है और आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वो एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है और कहती है, क्या बात है अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मेरा बेटा और बहू मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँ? आपके बच्चे ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप बताइए, मैं आपकी कोई भी मदद करने को तैयार हूँ। बेटी, तू मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आ, मैं वहीं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। चंचल अम्मा को लेकर वृद्ध आश्रम की ओर चलने लगती है। रास्ते में वो अम्मा चंचल से कहती है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। चंचल पास वाली नदी से पानी लाकर अम्मा को पिलाती है। थोड़ी आगे चलने के बाद अम्मा के पैर में कांटा चुभ जाता है। चंचल अम्मा के पैर का कांटा निकालती है और कुछ जड़ी बूटी उनके पैर पर लगा देती है। फिर दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अम्मा फिर से कहती है, बेटी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आप तब तक यहीं आराम करो। चंचल आसपास के पेड़ों से कुछ फल तोड़कर लाती है और अम्मा को खाने को देती है। जब तक अम्मा खाना खा रही थी तब तक चंचल उनके पैर दबाती है। खाना खाकर अम्मा कहती है, बेटी, अब तो मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी गोद पर अपना सिर रखकर सो जाइए। अम्मा चंचल की गोद में सिर रखकर सो जाती है। वो जितनी देर तक सोती है चंचल उसी तरह बैठी रहती है। जब अम्मा की आँख खुलती है तो वो कहती है, बेटी, तू बहुत अच्छी है। मैंने इतनी देर में तुझे बहुत अच्छे से जान लिया है। तेरा रंग बेशक काला है, लेकिन तेरा दिल बहुत गोरा है। इतना कहकर अम्मा एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाती है। चंचल उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। चंचल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुमने मेरी कितनी सहायता की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी सारी बात भी सुन ली थी। तुम अपने काले रंग से बहुत परेशान हो और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो परी चंचल को अपने साथ उड़ाकर एक पेड़ के पास लेकर जाती है। उस पेड़ पर फल की जगह लिपस्टिक लगी हुई थी। अरे, ये कैसा नजारा है? पेड़ पर लिपस्टिक? नहीं, पेड़ पर जादुई लिपस्टिक। ये लिपस्टिक जादुई है। मैं तुम्हें इनमें से एक लिपस्टिक देती हूँ। परी उस पेड़ से एक लिपस्टिक चंचल को दे देती है। चंचल जैसे ही लिपस्टिक लगाती है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। आप कृपया कर मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मुझे अपना गोरा रंग भी तो उन्हें दिखाना है। परी एक जादुई लिपस्टिक चंचल को घर ले जाने के लिए दे देती है और उसे अपने साथ ले जाकर घर छोड़ देती है। चंचल जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन पायल बहुत खराब हालत में बिस्तर पर पड़ी है। माँ, पापा, दीदी को क्या हुआ?
तुम्हारी दीदी जब वापस आ रही थी तो कार से इसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये कभी भी चल नहीं सकती। लेकिन बेटा, तुम पायल के साथ क्यों नहीं आई? और तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? चंचल अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है, सिवाय इस बात के कि उसके बहन ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। माँ, परी ने मुझे पेड़ की जादुई लिपस्टिक दी है, जिसे लगाकर मैं इतनी खूबसूरत हुई। ये लिपस्टिक जादुई है। अगर मैं ये दीदी को लगा दूं, तो दीदी तुरंत ठीक हो जाएगी। चंचल पायल के होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा देती है, जिसके बाद पायल बिल्कुल ठीक हो जाती है। पायल के ठीक होने के बाद उसके पिता कहते हैं, देखा तुमने, जिस बहन को तुम जीवन भर कोसती रही, उसका मजाक बनाती रही, आज उसी बहन ने तुम्हें बचा लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। मैंने चंचल के साथ बहुत बुरा किया। चंचल ने आपको ये बात नहीं बताई कि मैंने इसको समुद्र में धकेल दिया था। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, भले ही आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन आज आपको अपनी गलतियों का एहसास है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती है। माता पिता भी ये नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से कोई भी परेशानी होती तो चंचल जादुई लिपस्टिक से दूर कर लेती। अब दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी थी। माता पिता भी दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते थे। निशा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। निशा के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी सौतेली माँ मीनू को उसके साथ ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। मीनू, मुझे अभी बॉस का फोन आया था। मुझे बिजनेस की डील के लिए उन्होंने दुबई जाने को कहा है। अगर ये डील पक्की हो गई तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक निकलना है आपको? आज शाम को ही। तुम मेरा बैग पैक कर दो। मीनू राजीव के जरूरी सामान पैक करने लगती है। शाम हो जाती है और राजीव जाने लगता है। जाते हुए राजीव अपनी दोनों बेटियों से कहता है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आप कब तक आओगे पापा? मैं जल्दी डील पक्की करके आने की कोशिश करूँगा। अब मैं भी तो अपनी बेटियों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता हूँ। थोड़ी देर बाद राजीव चला जाता है। तभी रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही ये खबर मीनू को पता चलती है तो वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मीनू के रोने की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां उसके कमरे में आती है। क्या हुआ माँ? राजीव जी का प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर निशा भी रोने लगती है। तभी दूसरी बेटी नीति बोलती है, माँ, आखिरी समय में पापा इस मनहूस निशा से ही बात करके गए थे। देखा, इसकी मनो शक्ल देखकर जाने से क्या हो गया? नीति, ये कैसी बातें कर रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? मैंने जो बोला है सही बोला है। तेरी मनहूसियत की वजह से पहले तेरी माँ और अब मेरे पापा। हाँ, नीति बिल्कुल सही कह रही है। इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर निशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और निशा के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। निशा और नीति में बहुत अंतर था। निशा को पढ़ाई लिखाई करना अच्छा लगता था और नीति को मेकअप करना और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नीति उसके कमरे में आती है और बोलती है, क्या निशा हमेशा पढ़ाई करती रहती है? अरे भाई, लड़की है तू, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे। तू ही कर ये सब, मुझे इन सब में ध्यान देने के अलावा भी बहुत काम है। ये सुनकर नीति को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, वो मनहूस लड़की निशा मुझे डांट रही है, आप चलो मेरे साथ। क्या उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऊंची आवाज में बात करने की और तुझे डांटने की? अभी देखती हूँ उसे। इतना बोलकर मीनू और नीति निशा के कमरे में जाते हैं।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की? आज तक मैंने इसे कभी डांटा नहीं है। फिर तू होती कौन है इसे डांटने वाली? नहीं माँ, मैंने नीति को नहीं डांटा है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। नीति रोने का नाटक करने लगती है। देखो माँ, ये आपके सामने मुझे झूठी बना रही है। पता नहीं ये मुझसे इतना क्यों जलती है। नीति, मैं भला तेरे से क्यों जलूंगी? ना जाने क्यों तू ऐसी बातें कर रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर मीनू निशा के बाल पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। निशा रोने लगती है। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? तू इसी लायक है। तुझे हर दूसरे दिन मार खाने की आदत है। अगर आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से बहस करने की कोशिश की या उसे डांटने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। नीति वहीं पास में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निशा फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन मीनू निशा के कमरे में आकर बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और उसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, इसलिए बाहर से उसके लिए पिज्जा ले आ। लेकिन माँ, उसकी तबीयत खराब है तो उसे पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तू मत सिखा मुझे, मैं उसकी माँ हूँ और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुझे जितना बोला है उतना कर। निशा पिज्जा लेने चली जाती है। जब निशा पिज्जा लेकर आ रही थी तो उसे सड़क किनारे गिरी हुई एक किताब नजर आती है। ये कैसी किताब है? इतना सोचकर निशा किताब उठाती है। अरे, इसके ऊपर तो जादुई कहानियों की किताब लिखी हुई है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। निशा जादुई कहानी की किताब अपने साथ ले लेती है और उसे लेकर घर जाती है। उसके बाद निशा नीति के कमरे में पिज्जा दे आती है और खुद अपने कमरे में जाकर जादुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब को पढ़ने के बाद निशा सोचती है, क्या सच में कोई जादुई चीज होती होगी? तभी मीनू फिर से निशा के कमरे में जाती है। क्या बैठकर टाइम पास कर रही है? बाजार से सब्जियां लेकर आ। निशा बाजार से सब्जियां लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया सड़क किनारे खड़े होकर बोल रही थी, मेरी मदद कर दो कोई। इतना बोलकर वो बुढ़िया आगे बढ़ जाती है। निशा उस बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगती है। बुढ़िया चलते चलते एक सुनसान इलाके में आकर रुक जाती है। तभी उसकी नजर निशा पर जाती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे आ गई? मैं निशा हूँ और मैं यहाँ तक आपके पीछे पीछे आई हूँ। मैंने देखा आप मदद मांग रही थी, इसलिए आप मुझे बताइए आपको क्या मदद चाहिए। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। आप बस मुझे काम बताइए। दरअसल कल रात को एक डायन मेरे घर आई थी और मेरी पोती को लेकर चली गई। उन दोनों में से किसी एक रास्ते से जाते हुए डायन की गुफा आएगी, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ लेकर जा सकता है। क्या तुम डायन की गुफा में जाकर मेरी पोती को ला सकती हो? लेकिन डायन को आपसे क्या दुश्मनी है? दरअसल मैं अपने समय में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और मैंने उस डायन की माँ की सारी शक्तियाँ छीनी थी, क्योंकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। इसलिए मेरे से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। ठीक है, मैं आपकी पोती को सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूँगी। इतना बोलकर निशा आगे बढ़ती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे 2 सोने और चांदी के रास्ते नजर आते हैं। अब इसमें से कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ जाता होगा? तभी सोने के रास्ते की तरफ से आवाज आती है, निशा, आओ आओ, इस रास्ते पर कोई नहीं आ सकता है। यहाँ सिर्फ नेक दिल लोग ही आ सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से होकर जाओ। यहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगा और वो गुफा सोने के सिक्के से भरी हुई है। तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहिए ले लेना। मैं यहाँ सोने के सिक्के नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा की पोती को लेने आई हूँ। निशा, मेरे रास्ते से होकर जाओ। ये वही रास्ता है जहाँ से डायन अपनी गुफा में अम्मा की पोती को लेकर गई थी। निशा चांदी के रास्ते की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में अम्मा बता रही थी। एक काम करती हूँ, थोड़े से पत्थर ले लेती हूँ, डायन के सर पर मारूंगी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी और मैं अम्मा की पोती को लेकर आ जाऊंगी। निशा थोड़े से पत्थर उठा लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है।
लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर डायन और अम्मा की पोती नहीं बल्कि सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के तो सोने के रास्ते वाली गुफा में थे, लेकिन ये तो यहाँ है। मुझे तो लग रहा था अम्मा की पोती यहाँ होगी, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। परी? हाँ, मैं परी हूँ। मैं वही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बुढ़िया के रूप में मिली थी। अच्छा, तो असल में आप एक परी हो? हाँ, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर की तरफ से जा रही थी, तभी मैंने देखा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मार रही है। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम बहुत दुखों से जी रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। उस दिन से मैं परीलोक नहीं गई और जैसे ही तुम मुझे मिली, मैंने एक बुढ़िया का रूप ले लिया और लोगों से मदद मांगने लगी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखोगी तो मेरी मदद करने जरूर आओगी। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम जब भी चाहो इस गुफा में से सोने के सिक्के लेकर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। सच में मैं बहुत दुखों से रह रही थी। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है और निशा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। निशा वो सारे सोने के सिक्के बेचकर अपना एक घर खरीदती है। जब सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से गुफा से सोने के सिक्के ले आती है और अपना एक बड़ा सा मॉल खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू और उसकी बेटी आपस में निशा के बारे में बात कर रहे थे। माँ, मैंने कल निशा को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा। आपने तो उसे उस दिन सब्जी लाने भेजा था और उस दिन वो घर नहीं आई और हमें लगा था कि अच्छा हुआ घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसे तो कहीं बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। चल नीति, उसके घर चलते हैं। मीनू और नीति निशा के घर जाते हैं। निशा बेटी, जरा हमें भी तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ कैसे आया? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब जानने का हक है। अच्छा, जब आप मुझे बेवजह मारती पीटती रहती थी और आपने तो मेरा नाम ही मनहूस रख दिया था, तब आप मेरी माँ नहीं थी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आप दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी कभी भी निशा के घर नहीं आती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।